बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ रिगार्डिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड इनर क्लासेस। तो हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है और इनर क्लासेस क्या होती हैं। तो आज की जो हमारी आउटलाइन है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक की जो चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी है वो है व्हाट इज़ एक्सेप्शन। उसके बाद फिर हम बात करेंगे वाई इन एक्सेप्शन अकर के एक्सेप्शन अकर क्यों होती है और फिर उस एक्सेप्शन को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। फिर उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ इनर क्लास और फिर उस इनर क्लास के थ्रू हम इवेंट हैंडलिंग को देखेंगे कि हम किस तरीके से इनर क्लासेस के थ्रू इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। वैसे एक्सेप्शन जो है वो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कोर्स में बड़ा डिटेल में डिस्कस करके आए होंगे, तो यहाँ पे जस्ट हम एक ओवरव्यू इसका डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर मूव करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या टॉपिक जो है वो कवर किए थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी स्विंग, कि स्विंग क्या है, स्विंग को क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर स्विंग की कुछ फीचर्स की बात की थी कि स्विंग क्यों बेहतर है AWT से। उसके बाद फिर हमने स्विंग के कंपोनेंट्स की बात की, फिर फ्रेम, जे लेबल, जे टेक्स्ट फील्ड और जे बटन की बात की थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक नया लेआउट मैनेजर डिस्कस किया था, दैट वाज ग्रिड बैग लेआउट। तो हमने कहा था ये ग्रिड लेआउट की तरह ही होता है बट इसमें कुछ मज़ीद एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा फीचर्स थे कि इसमें रो स्पैन, कॉलम स्पैन आ सकता है। आपके पास सारे जो रोज़ हैं उनका जो सेल्स हैं उनका जो साइज़ है, साइज़ का मतलब है हाइट और विड्थ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हो क्योंकि सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो इक्वल हाइट और इक्वल वेट विड्थ के नहीं होते। फिर हमने बात की थी कि जब भी ग्रिड लेआउट आप यूज़ करेंगे तो ग्रिड बैग लेआउट जब आप यूज़ करेंगे तो ग्रिड बैग लेआउट के साथ आपको फिर कॉन्स्टेंट्स भी मेंशन करने पड़ेंगे। तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मेंशन करने के लिए फिर आपको ग्रिड बैक कॉन्स्टेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने ग्रिड बैक कॉन्स्टेंट को डिस्कस किया था और इसकी कुछ इंस्टेंस वेरिएबल को भी डिस्कस किया था कि उनका क्या पर्पस होता है, किस तरीके से उनको सेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ एक्सेप्शन। तो अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन एक बेसिकली एक अनवांटेड इवेंट है जो कि आपके पास एप्लीकेशन की नॉर्मल फ्लो को इंटरप्ट करता है। जब भी आपके पास कोई ऐसा इवेंट अगर हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े जिससे आपकी एप्लीकेशन जो है वो नॉर्मल ठीक वे में फ़्लो ना करे, तो इसका मतलब है देयर इज़ एन एक्सेप्शन। अब अगर हम बात करते हैं एक्सेप्शन की, जब भी आपके पास एक्सेप्शन अकर होती है तो आपके पास जो एग्जीक्यूशन है वो टर्मिनेट हो जाती है, यानी आपका एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, उसके बाद वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब अगर हम बात करते हैं तो आपके पास नॉर्मली इस केसेस में आपको एक सिस्टम जनरेटेड एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले होता है, जो नॉर्मली आपकी कंसोल विंडो के ऊपर अपीयर होता है, जिसमें रेड कलर की कुछ लाइंस होती हैं। इवन के इक्लिप्स के अगर हवाले से हम देखें तो आपको उसमें सारे के सारे मैसेजेस उस एक्सेप्शन से रेलिवेंट कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आ रही होती हैं। अब अगर हम जावा के हवाले से देखें तो जावा में एक अच्छी चीज़ है कि आप इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, आप इनको टैकल कर सकते हो। आप वो सिस्टम जनरेटेड मैसेजेस डिस्प्ले कराने की बजाय कुछ बेहतर मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो जिससे यूज़र को कम अज़ कम अंडरस्टैंड हो। अब ये जो सिस्टम जनरेटेड मैसेज होता है ये ऐसा मैसेज होता है जिसको एक डेवलपर अंडरस्टैंड कर सकता है, और एक बेहतर डेवलपर जिसको आइडिया हो कि अच्छा ये जो मैसेज आता है इसका क्या मतलब होता है। एक नॉर्मल यूज़र को उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जो है वो पॉसिबल नहीं होती। तो अब एक्सेप्शन अकर क्यों होती है? एक्सेप्शन अकर होने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप फाइल रीड करने जा रहे हैं और फाइल आपकी उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपकी फ़ाइल एग्जिस्ट ना करने होने की वजह से ओपन नहीं होगी। इस तरीके से हो सकता है कि आपकी फ़ाइल तो एग्जिस्ट कर रही हो बट उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई और प्रोसेस उसको एक्सेस कर रहा हो, तो उस टाइम के ऊपर आपको वो एक्सेस उसका ना मिले, वो ओपन ना हो, तो एक्सेप्शन आ सकती है। इस तरीके से आपको नेटवर्क के ऊपर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, नेटवर्क के ऊपर एक्टिविटी करते टाइम आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई नेटवर्क फेलियर आ गया, तो तब भी एक्सेप्शन आ सकती है। आपका कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा, कनेक्शन जो है वो आगे से सर्वर का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फिर भी आपकी एक्सेप्शन आ सकती है। इस तरीके से अगर आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इंटीजर इनपुट करेगा और वो अदर देन इंटीजर या न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा यानी आपके पास जो है वो अल्फ़ाबेट्स इनपुट कर देता है, तो इस तरह की सिचुएशंस में नॉर्मली आपके पास एक्सेप्शंस आने के चांसेस हो सकते हैं। और हम इस लेक्चर में आपके पास ये जो बैड इनपुट है इसी को ज़रा डिस्कस भी करेंगे और इसको टैकल करने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से हम इसको टैकल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सेप्शन को हैंडल किस तरीके से किया जाता है। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आपको आइडिया होगा कि ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ किया जाता है। आपका वो कोड जिसमें एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटी होती है उसको हम ट्राई में लिखते हैं और जैसी एक्सेप्शन अकर होती है तो उसको थ्रो किया जाता है टूवर्ड्स
कैच ब्लॉक। तो आप कैच ब्लॉक में वो इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो जिन इंस्ट्रक्शंस की मदद से आप यूज़र को कुछ यूज़र फ्रेंडली मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोड गिवन है, उसमें आपके पास ये ट्राई लगा हुआ है, ट्राई आपके पास यहाँ पर एंड हो रहा है। ट्राई में एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें आप टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट कर रहे हैं, और दूसरी असना में नेक्स्ट लाइन के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, उसको पार्स कर रहे हैं। तो अगर यूज़र ने वैलिड वैल्यू इनपुट की होगी तो एक्सेप्शन नहीं आएगी, बट अगर यूज़र ने वैलिड वैल्यू इनपुट ना की हुई तो आपके पास इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर एक्सेप्शन आएगी। तो एक्सेप्शन से आप कैच में आएंगे, तो कैच में हम लोगों ने एक मैसेज डिस्प्ले कराया है जी, प्लीज़ इनपुट अ वैलिड न्यूमेरिक वैल्यू। तो आप इस तरीके से यूज़र को कुछ बेहतर यूज़र फ्रेंडली मैसेजेस जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ इनर क्लास। तो अगर हम इनर क्लास की बात करें तो इनर और नेस्टेड क्लास, नेस्टेड क्लास भी इसको कहा जाता है। अब अगर एक क्लास में एक और क्लास आप बना देते हैं तो आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड इनर क्लास। ठीक, कोई बात। अब ये जो आपके पास इनर क्लासेस का जो पर्पस होता है वो पर्पस ये होता है कि ये बेसिकली लॉजिकल ग्रुप करता है क्लासेस को, या फिर इंटरफेसेस भी इसमें हो सकती हैं, इन वन प्लेस, एक ही प्लेस के ऊपर, ताकि आपके पास ये जो कोड है वो बेहतर रीडेबल हो जाए और बेहतर मेंटेनेबल हो जाए। मेंटेनेबल का मतलब ये है कि अगर आपका कोड स्कैटर्ड होगा तो आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी, बार बार मूवमेंट में आपका टाइम लगेगा, और आपको ढूंढना पड़ेगा अच्छा ये फाइल कहाँ पर है। उस फाइल को ओपन करेंगे, फिर चेंजेस करेंगे, फिर वापस आएंगे। तो उस बेस के ऊपर अगर आपकी कोई रेलिवेंट चीज़ें हैं जो आप किसी क्लास में ही यूज़ हो रही, आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं हो रही, तो आप उसको इनर क्लासेस के थ्रू जो है वो कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास जो कोड है वो मेंशन किया गया है इनर क्लास का, जिसमें आपके पास एक क्लास ए है। क्लास ए का स्कोप या इस ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है और इस ब्रैकेट तक एंड हो रहा है। अब इस दोनों ब्रैकेट्स के बिटवीन अगर आपने एक और क्लास बना दी, जैसे हम बी क्लास की बात करते हैं, तो ये पूरी की पूरी क्लास जो है दैट इज़ विद इन द स्कोप ऑफ ए। तो हम कहेंगे ए इज़ आउटर क्लास एज कम्पेयर टू बी, और विद रिस्पेक्ट टू ए बी इज़ इनर क्लास। ठीक, कोई बात। और अगर हम ए की बात करें विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी के रिस्पेक्ट के ऊपर आपके पास जो ए है दैट इज़ एन आउटर क्लास। अब इनर क्लासेस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इनर क्लासेस कैन रेफरेंस डेटा एंड मेथड्स डिफाइंड इन द आउटर क्लास। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम इवन एक्सेप्शन हैंडलिंग के हवाले से जो है हमें हेल्प आउट करता है, वो ये है कि जो आपकी इनर क्लास है, इनर क्लास में से आप अपनी आउटर क्लास की सारी चीज़ों को रेफ़र कर सकते हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये बी जो इनर क्लास थी, उस बी इनर क्लास के थ्रू आप ए की सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो प्रोटेक्टेड हो, चाहे वो आपके पास पब्लिक हो। पब्लिक तो वैसे भी आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो जाती है, बट आपके पास प्राइवेट चीज़ों को भी एक्सेस किया जा सकता है। और इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको ना तो कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, यानी आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करें। जब कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर का बेसिक पर्पज़ यही हो सकता है कि आप इसके अंदर कुछ आर्गूमेंट्स पास करें, और या आपको मेथड कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है आउटर क्लास से इनर क्लास के लिए। तो वो इनर क्लास को सारी की सारी चीज़ें आपकी आउटर क्लास वाली जो है वो अवेलेबल होंगी। तो इसी पर्पस की बेस, इसी रीज़न की बेस के ऊपर हम जो है वो हैंडल कर सकते हैं किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। यानी हैंडलर क्लासेस का मतलब यही होता है कि वो क्लास जिसके अंदर आप एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं। तो इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक सैम्पल एप्लीकेशन है जिसको आज हमने डेवलप करना है, फिर उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर इस एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो इस एप्लीकेशन में आपके पास यहाँ पे फीट यूज़र इनपुट करेगा, विड्थ इनपुट करेगा इन फीट, उसके बाद लेंथ इनपुट करेगा, ठीक कोई बात, और पर स्क्वेयर के हवाले से रेट इनपुट करेगा कि पर स्क्वायर के हवाले से क्या रेट है। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो एरिया कैलकुलेट करेंगे, और उस एरिया की बेस के ऊपर एक्चुअली टोटल अमाउंट भी फाइंड आउट कर की जी जाएगी। जैसे ही क्लियर के बटन के ऊपर क्लिक होगा तो यहाँ पर ये डेटा भी क्लियर हो जाएगा, 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 और ये डेटा भी क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम जो इवेंट हैंडलिंग की बात करेंगे, वो इवेंट हैंडलिंग जो होगी वो हम करेंगे यूजिंग इनर क्लासेस। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारा ये होता है कि हम तमाम की तमाम इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें पता लग रहा है एक फ्रेम है, आपके पास यहाँ पे 3 लेबल यहाँ पर हैं, 2 लेबल यहाँ पर है, तो टोटल हमारे पास जो लेबल होंगे वो कितने होंगे, 5 लेबल होंगे। और आपके पास अगर टेक्स्ट फील्ड के हवाले से बात करें तो हमारे पास जो है वो 4 टेक्स्ट फील्ड हैं, जिसमें 3 एडिटेबल हैं और 1 एडिटेबल फॉल्स है। उसके हवाले से अगर हम बटन की बात करें तो हमारे पास 2 बटन है। तो टोटल कंपोनेंट्स की अगर हवाले से हम बात करते हैं तो हमारे पास 11 कंपोनेंट्स हैं, 4 टेक्स्ट फील्ड्स, 5 लेबल्स और 2 बटन।
अब ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको नज़र आ रही है, तो इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डेवलप करने के लिए हम लोगों को ग्रिड बैग लेआउट की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि विदाउट ग्रिड बैग लेआउट हम इस तरह का कॉन्सेप्ट या इस तरह का जो इंटरफेस है अभी तक डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रिड लेआउट के थ्रू आपके पास हर रो में इक्वल नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स होने चाहिए, और ग्रिड बैग लेआउट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपके किसी रो में नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट रो में बात करें तो फर्स्ट रो में आपके पास 2 कंपोनेंट है, नेक्स्ट में भी 2 हैं, थर्ड में भी 2 हैं, फोर्थ में आपके पास 1 है, फिफ्थ में 2 हैं, सिक्स्थ में 1 है और सेवन्थ में 1 है। तो अगर हम बात करें तो इसकी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट और इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की जो विड्थ है वो 1 है। बाकी ये जो आपके पास 3 कंपोनेंट्स रह जाते हैं इनकी विड्थ जो है वो आपके पास 2 है। अब मैं 2 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर ब्रेक डाउन करूँ तो इसको ब्रेक डाउन करने के बाद आपके पास ये जो ज़ीरो है ये आउटसाइड मूव कर रहा है इस एरिया से। तो ज़ीरो आउटसाइड इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि इसकी विड्थ 2 है। अगर इसकी विड्थ 1 होती तो ये ज़ीरो आउटसाइड मूव ना करता, बल्कि आपके पास इनके बिटवीन मज़ीद थोड़ी सी गैप जो है वो यहाँ पे डेवलप हो जाता। तो अब हम ज़रा इसको डेवलप करने की बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं।